Good morning, everyone. So, I'm expecting, I think all of the teachers from nursery to 12th are here. Okay, and hello, sir. What is the total number, ma'am? Today present? 80. Okay, fine. So, अभी तक आपको कुछ काम दिया गया होगा करने के लिए. The first was feedback. उसका काम अभी तक मेरे ख्याल से पूरा होना रहता है, या अभी आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग रहती है अभी एक दिन एक सेशन. नर्सरी टू 12th कंप्लीट ट्रेनिंग किस किस ने की है अभी तक? सेशन जो हमारे पूरे हुए हैं 3 सेशंस, जिसने पूरी की है प्लीज रेज योर हैंड्स. 9 to 12th ऑल ऑफ देम. 1 to 8 रहता है अभी ना. 1 to 8 को अभी इसका मतलब पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, तो 1 to 8 के लिए आपको सेशंस जो है उसकी वीडियो मिलेगी, आप उसी के थ्रू जानेंगे. आज हम 2-3 चीज़ों पे काम करेंगे. एक तो जो हमने चिट्ठी लिखी है, एक फीडबैक से थर्ड रिपोर्ट को स्टडी करना. मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके हैंड में एक रिपोर्ट है किसी बच्चे की, उस रिपोर्ट को आप देख करके कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उस बच्चे को आप क्या सजेस्ट करेंगे, या उसका कुछ बिहेवियर है, उसके माँ बाप आपके पास आए कि ये बच्चा हमारा इस तरह का एक्टिविटी शो करता है या ऐसा काम करता है. आमतौर पे वो शिकायत के लहजे में ही आते हैं आपके पास. जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वो सारा क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं. मैम को, टीचर को तो वो सिर्फ तब बताते हैं जब उनको ब्लेम आपके ऊपर डालना होता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो. सो वो कुछ बताएंगे कि ऐसा कर रहा है ये. इन दैट केस आपके पास अगर उसकी रिपोर्ट होगी तो आप उस एक ही एक्टिविटी के पीछे, यानी कि अगर मान लो 3 बच्चों की मदर्स आपको एक सिंगल कंप्लेंट कर रही है कि ये बहुत जिद्दी है, फॉर एग्जाम्पल. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो हम चारों बच्चों को, चारों टाइप की पर्सनालिटीज आपको मालूम है. हर सेशन में शुरू से लेके आखिर तक के हर पर्सन को पर्सनालिटीज का सारा पता है ना, चारों का. और उसका एक बिहेवियर है कि ये ना जिद बहुत कर रहा है, मान ही नहीं रहा. अब लिसनर भी जिद कर रहा है, आइडियलिस्ट भी, एफिशिएंट भी और फ्लैशी भी. आपके सामने रिपोर्ट है उसकी, तो आप उससे कैसे पता लगाएंगे कि वो जिद क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे कि हमने कंप्लीट डिस्कशन जब किया, उस वक्त एक चीज सामने आई थी कि पैदाइशी जिद्दी एक ही है, एंड दैट इज एफिशिएंट. बाकी तीनों की जिद के अपने कारण हैं. जैसे आप उसके सामने आ गया, मान लो फ्लैशी है और वो बहुत जिद कर रहा है. उसका एकमात्र कारण क्या है कि उसकी मां उसे जरूरत से ज्यादा पैम्पर कर रही है. जब वो जिद करता है तो मेरा बेटा, मेरा प्यारू, ये मेरे अच्छे बच्चे, गुड बॉय, गुड बेबी, और इतनी बहुत सारी वो कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिलती हैं वो बात मनवाने के लिए. वही तो वो चाहता है. या जब उसकी मम्मा उसकी वो बात नहीं मान रही होती है, तो फिर वो जब रो रहा होता है तो फिर उसकी दादी या उसके पापा फिर, या फिर उसके कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो उसको टोक रहा है. इन दैट केस वो वहां से जो उसको चाहिए फ्लैशी को वो मिल रहा है. क्लियर हो रहा है ना आपको? उसका रीजन, एक्टिविटी सेम है, उसके रीजन अलग अलग हैं. अगर यही काम कोई लिसनर बच्चा कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है, इन दैट केस आपको क्या लगेगा वहां से? तब आपका अगला सवाल क्या होगा उसके बच्चे से, उसकी मदर से, सॉरी, कि आजकल इसके दोस्त कौन कौन है. सिंपल, मतलब बहुत सिंपल. आपको वो जिद छुड़वानी है. अगर फ्लैशी बच्चे की वो एक्टिविटी छुड़वानी है, उसके लिए इग्नोर करना पड़ेगा. मान लो वो चीजों को तोड़ रहा है, मान लो वो झूठ बोल रहा है, मान लो वो किसी को गाली दे रहा है,
मान लो वो काम नहीं कर रहा है, मान लो वो कुछ भी ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते, तो आपको उसके बारे में टोकना, समझाना, बात करना, जीरो करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली एंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हिम। अगर परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर चाहते हो, क्योंकि जब तक उसको उसके ऊपर छेड़ा जाएगा, बात करी जाएगी, टोका जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, डांटा जाएगा, प्रेज की जाएगी, या उसको बहुत प्यार से समझाया जाएगा, कुछ भी करोगे उसको सेंटर में रख के, वो आदत नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में। वो गिलास को नीचे गिरा रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है, झूठ बोल दी, आपने सुन ली, चुप हो जाओ, नो रिएक्शन एट ऑल, देखो ही मत उसकी तरफ, कुछ भी मत करो, सिर्फ आपको 2 दिन करना है। पेरेंट को इतना सजेशन देना है कि 2 दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए पेरेंट की, तभी वो समझ पाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना है कि पेरेंट को वेटिंग टाइम दो सिर्फ 7 दिन का, कि मेरे कहने से 7 दिन तक इसकी किसी भी गलत हरकत पर जो आप चाहते हो कोई रिएक्शन ना शो करो, घर का कोई भी मेंबर शो ना करो। 7 दिन तक उसकी किसी हरकत पर रिएक्शन नहीं आएगा तो 7 दिन में वो हरकत छूट जाएगी उसकी, कंफर्म। और जो जिस चीज को चाहते हो कि वो कंटिन्यू करे, वो कंटिन्यूस मांगता है, अप्रेजल मांगता है, उस केस में उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही आप उसको कुछ भी कहेंगे, टोकेंगे, बताएंगे, प्रेज करेंगे, वो उसको समझ जाएगा। क्लियर ना? यही बच्चा, यही एक्टिविटी अगर मान लो किसी एफिशिएंट की है, तो मां बाप को क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसके चुपचाप हाथ जोड़ लो, फालतू इसके साथ बहस करने का, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है ही नहीं। क्योंकि ये बच्चे, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, दे आर नेचुरल अचीवर्स। उन्होंने वो अचीव कर ही लेना है जो भी उन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हैं, तो जरूरत ही नहीं है आपको। तब इन दैट केस उन माँ बाप को, उन टीचर्स को, उन बच्चों के अंदर इनकलकेट करने हैं सिर्फ अच्छी आदतें बचपन से, ना कि टारगेट्स। क्योंकि उसको कोई और इंसान टारगेट दे ही नहीं सकता, उसे कोई और आदमी मोटिवेट शब्दों से तो कर ही नहीं सकता। मतलब शब्दों से आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कभी भी। हाँ, एक्शन से कर सकते हैं। उससे आगे निकलने की होड़ अगर उसको पता लग जाए कि मेरे से आगे भी कोई निकल रहा है, इन दैट केस वो अपना टारगेट आपसे बड़ा बनने का, आपसे अच्छा बनने का, आपसे बढ़िया बनने का ले सकता है, या आपसे मतलब इन द सेंस किसी से भी। तब एक रास्ता है, उसके सामने किसी और की प्रेज करेंगे तो भी वो चीजों को ठीक है करो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने आप किसी और का एग्जाम्पल दोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद से ले लेगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे बच्चे को, कह के मोटिवेट नहीं कर सकते ऐसे बच्चे को, आप समझा नहीं ऐसे बच्चे को सकते, क्योंकि आर्गुमेंट्स अनलिमिटेड करेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको बिल्कुल फ्री हैंड देने के अलावा। और ये माँ बाप को जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन हमें क्लियरली पता चल जाएगा। इसका फिर तरीका क्या है? मान लीजिए एफिशिएंट बच्चा ये मान चुका है कि मुझे 40% से ऊपर मार्क्स लेने ही नहीं, मुझे पास होना है, या मुझे सिर्फ 2nd डिवीजन चाहिए, या मुझे सिर्फ 3rd डिवीजन चाहिए। इन दैट केस हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि तू वहां तक पहुंचना है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। उसका सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है कि 40% वाले की कंपटीशन उस बच्चे से करवा दो जिसको वो अपने से कमजोर समझता है। मान लो वो किसी को कहता है ये इसके तो बस का कुछ नहीं है, तो आपने कहना है अगर इसके बस का कुछ नहीं है ना, तेरे से ज्यादा नंबर लेके दिखाएगा। ये कैसे लेके दिखाएगा देख लेना अब की बार एग्जाम में। उस एग्जाम में जिसके 60 आ रहे थे और 50 आते, 50 वाले को मोटिवेट करके 65 पे ले जाओ और उसके सामने उसको बोलते हो देखना तेरे से आगे जाएगा ये। बस मतलब थोड़ा जंप, पहला जंप जो है छोटा, वो 60 to 70, 70 to 80, उसके दिमाग में ये आ गया ना, उसके जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जाता जाएगा उसकी उस जिद में और उससे आगे निकलने के चक्कर में। लेकिन अगर 40 वाले का कंपटीशन 80 वाले से करोगे, 90 वाले से, वो लेगा ही नहीं टारगेट आपसे।
वो टारगेट ही उसका लेगा जिसको पता है। यानी कि अगर मजबूत सा बंदा है और उसको आप ये कह दो ये जो हल्का सा है ना ये तेरे को ना कुश्ती में हरा देगा, और मान लो वो हरा भी दे तो वो कुश्ती सीखने के लिए तैयार हो जाएगा अगले दिन से कि इसको हराना, यार ये तो मतलब टिड्डी सा मेरे को हरा गया, इसको मैं देखूंगा अगली बार, लाइक दैट। समझे आप? जो ऑलरेडी उससे आगे है वो उससे कंपटीशन नहीं करेगा कभी भी, है ना? क्योंकि जिससे कंपटीशन उसी से करेगा ना, सिंपली जो जिसे दिख रहा है कि मैं मतलब श्योर विन है, श्योर। क्योंकि ऐसे बंदे को, एफिशिएंट पर्सनालिटी को हर हाल में अपनी जीत चाहिए, तो वो कमिटमेंट भी आपसे वही करेगा जिसमें हर हाल में उसकी विन हो। तो जहां उसको जीत दिखाई दे रही है वो आपसे कमिटमेंट कर लेगा, और जैसे ही वो हारेगा उसकी ईगो पे हर्ट, उसकी ईगो पे लग जाएगा। ईगो पे लगा तो या तो वो सिचुएशन को बिल्कुल गिव अप कर देगा या फिर वहां से बहुत बढ़िया बनने का टारगेट ले लेगा अपने आप। ये आपकी स्मार्टनेस है, माँ बाप की स्मार्टनेस है। ओवर द टाइम जैसे जैसे हम बातचीत करते जाएंगे आपको वो चीजें पता चलती जाएंगी, क्योंकि एज मैंने बोला कि हमारे पास कुछ शब्दों की वही शब्द हैं, ले दे के घूम फिर के फिर वहीं आ जाऊंगा मैं, तो मेरे पास और कुछ नहीं होगा फिर से कहने के लिए। टेक्निकल पॉइंट वही है, बट जैसे जैसे अलग अलग बच्चों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा। वो कॉम्बिनेशन फिर हमारे को सीखने के लिए और चीजें प्रोवाइड कराएगा। वर्ड्स वही रहेंगे, बस उस कॉम्बिनेशन को समझ के कैसे समझाना है ये हमारा अगला टारगेट होगा, ये हमारा अगला काम होगा। और वो जब हम इस रिपोर्ट को जब आपको पढ़ने को देंगे तो और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सो मैम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ प्लीज गिव मी ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। बड़ा शोर करते हैं बच्चे ना। टीचर 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर क्या जाए, चुप ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं सारा दिन, घर पे पता नहीं क्या करते होते हैं। जब क्लास स्कूल का टाइम नहीं होता तब क्यों नहीं बात करते तुम लोग? हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल, यस, यू आर राइट। सो आधा पार्ट ये हो गया, जस्ट
अब अगर यही एक्टिविटी, मतलब सेम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, जैसे ही आपके पास अभी अगले मुझे लगता है 10 या 15 मिनट में आपके पास हर बच्चे की किसी एक बच्चे की रिपोर्ट आ जाएगी अभी, तो उस रिपोर्ट को पढ़ना कैसे पढ़ना है और उसको देख करके कैसे अंदाजा लगाना है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली। अभी फिलहाल हम एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं और देयर आर मेनी पॉइंट्स, जैसे कि हमने क्या क्या टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने हैं किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए। 7 पॉइंट्स में पहला पॉइंट था उसकी पर्सनालिटी, सेकंड पॉइंट था उसका लर्निंग मेथड, भाई उसकी जिद उसके सीखने की वजह से है कि आपको सिखाई दूसरे तरीके से रहा है कोई आदमी और सीख ही नहीं रहे आप। द थर्ड पॉइंट वाज ब्रेन डोमिनेंस, द फोर्थ वाज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, फिफ्थ innate quotients, sixth acquiring sensitivity and seventh total score gained। इसके बारे में बात हुई थी, टोटल स्कोर के बारे में बात हुई है अपनी, नहीं हुआ? इसको हम बोलते हैं TSG, इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। तब तक रिपोर्ट आती है, तब तक हम लोग इसको डिस्कशन में ले लेते हैं। TSG, टोटल स्कोर गेन्ड। बेसिकली ये स्कोर क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। कई माँ बाप ना पता क्या करते हैं, अगर दो तीन बच्चे हो ना घर में, और आमतौर पे मेरे साथ क्या होता है कि पेरेंट जब अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, तो काउंसलिंग के बाद में 1 मिनट से पहले वो सबसे पहले ये भी कहते हैं, सर प्लीज हमारा भी टेस्ट करके बताओ कि हम भी, क्योंकि बिकॉज जब उनको पता लग जाए कि इनके बच्चों के बारे में इतनी सारी चीजें किसी पर्सन को मालूम है, तो उस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखने के बाद वो आपसे खुद भी कहेंगे कि हमारा भी टेस्ट करो। मान लो वो हम उस माँ बाप को जब करा रहे हैं तो 2 बच्चे हो गए फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा हो गए, 4 लोग हो गए, तो फिर जब वो रिपोर्ट लेके बैठते ना, देख मेरा 124 है, तेरा 136 है, मेरा इतना ऐसा करके तो वो सोचते हैं कि ये दिमाग है, कि मेरा दिमाग इतना है, तेरा दिमाग इतना है, ऐसा। मतलब ये उस आम आदमी के बारे में, बिकॉज यू आर टीचर्स, यू आर काउंसलर्स, तो आपको उसका थोड़ा सा रिलेवेंस पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है एक्चुअली। किसी का स्कोर ज्यादा या कम है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसका दिमाग ज्यादा या कम है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कशन का हमारा निचोड़ ही ये निकला है कि दिमाग ज्यादा या कम नहीं है, उस दिमाग का पर्पस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसमें ज्यादा कम का तो सीन ही नहीं है। और उसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी होगा जब उसके एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंगली उसको काम दिया जाए, उसको टास्क दिया जाए, चाहे वो टास्क कोई भी हो। एनर्जी फ्लो डिक्लेयर कर रहा है कि उसका ब्रेन किस टाइप का है, ना कि कितना है। समथिंग वेरी अर्जेंट इज बीइंग डिस्कस्ड। ये वो लोग हैं जिन्होंने फाइनल ट्रेनिंग नहीं करी है, तो मतलब यू आर ऑल लर्नड पर्सन्स। तो मेरे को रोक दिया करो, अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी आपको करनी है आप मुझे रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी थोड़ी है, कहीं पहुंचना थोड़ी है। मैं रुक जाऊंगा, आप आराम से पूरा काम करिए, उसके बाद जब हम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर जब सवाल आता है ना, तो मेरे को ऐसे करना पड़ता है कि ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तब तो आम चूर्ण खा रहे थे और फिर सवाल पूछते हैं। फिर क्लास में भी तो ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। जी, should I begin? Thank you. So, जो ये TSG था, टोटल स्कोर गेन, इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आप नोट कर सकते हैं सारे के सारे। 0 to 60 एक रेंज है, 61 to 140 सेकेंड रेंज है, 61 to 140, 141 to 180 नेक्स्ट रेंज है, और अबव 180 लास्ट रेंज है। अबव 180 तो मतलब सारे आगे ना,
0 से लेके और फिर कितना मर्जी सब हो गए, चाहे कितना ही स्कोर आए। अब इसका मतलब क्या है? 0 से 160 हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं 61 टू 140। एक तो पहली बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब मैंने 61 टू 140 बोला है तो 61 टू 140 के ऊपर स्टिक बिल्कुल क्लियर ऐसे मत कर जाइएगा, इसका तो 59 था, इसका 62 था। यह समझिए कि 50 वाला भी 65 वाली रेंज में आ सकता है और 67 वाला भी 60 से बिलो वाली रेंज में आ सकता है। ये जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो थोड़ी क्लैरिटी और हो जाएगी इसका क्या मतलब है। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो जो फाइनल काउंसलर्स बनेंगे आप में से, अभी फाइनल काउंसलर्स छंटने बाकी हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक मैंने अपनी तरफ से आपके लिए स्पॉन्सर किया था कि आप सभी का ब्रेन का एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट आपको दूंगा मैं। तो सभी का टेस्ट मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, सारे टीचर्स का। तो उसके बाद उसमें से जो पैदाइशी काउंसलर्स होंगे वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पैदाइशी टीचर्स की, पैदाइशी स्पोर्ट्समैन की, तो पैदाइशी काउंसलर भी हैं। तो उसमें से मैं निकाल लूंगा कि ये आदमी है जिसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, इसे ऑलरेडी समझ में आई पड़ी हैं चीजें। और जिसको नहीं सेलेक्ट करूं वो ये मत समझिएगा कि वो काउंसलर नहीं है, क्योंकि हमें जितने चाहिए उतने ही निकालने हैं। मान लो 2 चाहिए और वहां पे हमारे पास 6 हैं, तो हमें 2 ही लेने हैं, कोई से भी 2। वो 2 अभी काम कर रहे हैं, 2 बाद में काम करने लग जाएंगे, 2 बाद में, तो वो हो सकता है कि सारे ही हों। सो उसको नहीं समझिएगा। बाकी आपको समझ आ ही जाएगा रिपोर्ट देख के कौन से वाला काउंसलर होता है, किस किस की रिपोर्ट कैसी होती है, तो कैसा होएगा वो समझ आ जाएगा आपको। सेकेंडली, सिक्सटी टू 140 वाले में अभी जब रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे इसका मतलब क्या है। 60 टू 140 समझ लेते हैं पहले एक बार। इसका मतलब है कि वो बच्चे के पास जो एनर्जी का लेवल है या उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो ऑन एन एवरेज क्वांटिटी में है। समझ रहे हैं? ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ज्यादातर लोग उस रेंज में हैं, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन उस रेंज में है। और इसका मतलब है कि वो बंदा फोकस्ड लर्नर है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उस बच्चे को अगर आप पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके साथ ट्यूशंस, उसके साथ खेत का काम, उसके साथ घर का काम, मार्केट का काम, दुकान का काम और बहुत सारी चीजें अगर आप जिम्मेदारी दे देंगे तो वो पजल हो जाएगा। आप में से जिसका टीएसजी 60 टू 140 है, जिसका टीएसजी 60 टू 140 है और अगर उसके पास घर की जिम्मेदारी नहीं है तो वो मैडम या वो टीचर घर जाते ही सबसे पहले पसरेगा, भाई आ गया, एक काम खत्म हो गया, अब दूसरे काम पे हाथ नहीं लगाना। अगर जिम्मेदारी देखो, आपका अपने बच्चे की जिम्मेदारी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है, बट करके खुश नहीं होंगे, ये पक्का है। यानी कि वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 2 जिम्मेदारियां निभा सकता है कि भैया हमसे ना नौकरी करवा लो और बच्चे पलवा लो। बच्चे पालने के अलावा, नौकरी के अलावा तीसरा काम अपन नहीं करेंगे। या तो घर संभलवा लो, बच्चों को तुम पढ़ा लो, या बच्चों को पढ़ा लूंगी तो घर संभालने के लिए मेड रख दो। ये मेरे से नहीं होता, दिमाग खराब रहता है फिर 24 घंटे। वो समझ में आ जाता है कौन से वाला है, जिसको होता है पता लग रहा है। नहीं, अभी आएगा, अभी आगे रेंज, सारी रेंज आने दो, सबकी जिम्मेदारी मत लो, है ना। तो इस तरह के बच्चे को आप अगर उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, आप अगर उनका काम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उसकी परफॉर्मेंस कहीं पर भी सही नहीं है, इन दैट केस आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्योंकि ये मल्टीपल टास्क की वजह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ज्यादा जगह एंगेज कर रखा है उस बच्चे को,
इसलिए उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, क्योंकि वो बच्चा फोकस्ड है, लर्नर है। तो उसको एक काम, अगर वो बच्चा खेलने में भी बहुत अच्छा, मान लो उसकी रिपोर्ट कहती है कि ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, और वो रिपोर्ट कहते हैं कि स्टडी में भी वो बहुत अच्छा रहेगा, साइंसेस भी बहुत अच्छी करेगा, तो जिसका स्कोर 140 को बिल्कुल एग्जैक्ट मत मान लो, 135 तक ले लो, ये समझो कि 135 तक जिसका स्कोर आता है, उसके मां बाप को बहुत क्लियरली बोलिए कि इसके ऊपर एक चीज का फोकस रख लो कि तुम्हें स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है या पढ़ाई में, और दूसरी चीज को टाइम पास के तौर पे, फिटनेस के लिए या उसके लिए रख लो बस। उसमें दोनों में बराबर रिजल्ट की इच्छा मत रखिए और बराबर रिजल्ट की इच्छा को थोपिए मत, बस इतना ध्यान रखना है। रिजल्ट आएगा, वो अगर पैदाइशी प्लेयर भी है और वो भी रिजल्ट आएगा, बट अगर उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, इन दैट केस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये ज्यादा केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में 140 बिलो टीएसजी जो है वो लिसनर्स का ही पाया जाता है। दूसरों पर्सनालिटीज का भी मिलता है, इससे पर्सनालिटी का कोई लिंक नहीं है, हालांकि मैं बता रहा हूं, बट क्योंकि एक डाटा है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम ज्यादातर बच्चों का नाम ले सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के लिसनर्स, कई बार लिसनर्स का स्कोर 180 प्लस भी चला जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इतना है तो इसका यही आएगा, वो किसी का कितना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में 60, 70, 80% केसेस में 140 बिलो टीएसजी लिसनर्स का आता है। तो उस केस में आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने उसको ये कह दिया कि मुझे तीनों की परफॉर्मेंस, मुझे दोनों में चाहिए परफॉर्मेंस, तो वो उसको सीरियसली ले भी लेगा बट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नहीं, ये एक्चुअली क्या था, क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब उससे ना रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, अगर करेंगे तो वो बच्चा प्रेशर में आ जाएगा और दोनों में से किसी भी एक जगह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको इतना फ्री छोड़ दीजिए कि पुत्र तेरे को ना नंबर लेके आने हैं, पढ़ाई में तेरे को फर्स्ट, मतलब उधर को परफॉर्म करना है, उधर रिजल्ट रखना है, और खेलता जा तो फिटनेस के लिए जब तक तेरा दिल करे, तो फिर रिजल्ट वहां भी आ जाएगा, क्योंकि देन ही इज प्रेशर फ्री। क्लियर ना? ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है 140 या कह लो 135 से शुरू हो जाती है ये वाली रेंज। जब उसकी मैंने 135 रोक दी थी, तो वो किस बेस पे डिपेंड करेगा, वो अभी आ जाएगी आपके पास, तो मैं वो डिसाइड करेंगे, बता देंगे। तो क्या है कि जिसका टीएसजी 140 से लेके 180 के बीच में है, अब यहां 180 जो है ना वो 175 या 170 पे ही शुरू हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर है, अब कुछ ना कुछ तो रेंज देनी है, तो वो जब 180 के 10 पहले 10 बाद वाली परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी आती है, तो फिर हम समझते हैं यार 170 रख लें, फिर देखते हैं कि 170 वालों की फिर परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे भी आती है, तो फिर हमने एवरेज लेके 180 कर दिया। तो ये एक कुछ ना कुछ रेफरेंस देना होता है, इसको इतना ही समझना है आपने, बिल्कुल नंबरों पे नहीं क्लियर हो जाना। तो यानी 180 वाला भी वैसा ही है जो 175 वाला है और जो 184 वाला है, क्योंकि इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या है, ये अभी थोड़ा सा मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे ब्रेन में शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि 100 करोड़ के करीब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। वो न्यूरॉन्स ही जिम्मेदार हैं हमारे परफॉर्मेंस के लिए। अब जब मैंने करीब 100 करोड़ बोला है, तो क्या सब में 100 करोड़ हैं? नहीं, तो कम ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 करोड़ हैं तो किसी के पास 90 करोड़ भी हो सकते हैं, किसी के पास 70 करोड़ भी, और किसी के पास 200 करोड़ भी तक भी जा सकती है कहानी। लेकिन अगर एक्टिव न्यूरॉन्स की बात की जाए, यानी कि जैसे मैं देख रहा हूं आपको, आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो जो डाटा आंख के थ्रू इमेजेस की फॉर्म में, कान के थ्रू वॉइस मैसेज की फॉर्म में अपने दिमाग में जाके स्टोर हो रहा है, वो स्टोरेज भरती जा रही है
अगर आप इस डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, जैसे आपके घर में स्टोर होता है और दिवाली पे जब सफाई करते हैं तो स्टोर में क्या मिलता है, ओ तेरे की ये यहां रखा था, ये वाला सामान यहां था, पता ही नहीं आपको 4-4 साल पुराना सामान वहां रखा हुआ है। आपको जब बचपन में कभी चलते हुए साइकिल गिरी थी या ठोकर लगी थी, उस जगह से गुजरोगे तो वो सामान पड़ा हुआ एकदम आएगा, अरे यहां पे तो मैं छोटी थी तब पड़ी थी, यहां पे मुझे याद आया ठोकर लगना, अभी आ गया होगा दिमाग में, क्लिक कर गई होगी वो चीज, किसी की दांत टूटा था, किसी का गिर गए थे, किसी का क्या हो, तो वो सब याद आ जाएगा। अपना नहीं आएगा, अपने बच्चों का से रिलेटेड मान लो कोई बात आती है तो वो आ जाएगी। सॉरी ये क्या है कि जो अपनी स्टोरेज में पड़ा हुआ है सामान है, उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो वो पड़ा है, उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम उस इंफॉर्मेशन का, तो वो एवं ही पड़ी रहेगी, तो वो न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे, उन पे धूल जमती जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो है नहीं उधर, वो है पर यूज नहीं हो रहा, तो इंफॉर्मेशन तो है। जैसे कुछ बच्चों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का या किसी पर्सन का, कि उसको शक्लें बिल्कुल हूबहू याद रहती हैं। मतलब अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो कहेंगे वो ना बार बार ऐसे करता है, पकोड़े सी नाक है, ऐसा करके एक्सप्लेन करने लगेगा, वो पूरा डिटेल में बता देगा किस टाइप का बंदा है वो। लेकिन उसी बंदे को तस्वीर भी बनानी होगी या किसी पुलिस वाले को बताना होगा कि किस टाइप का बंदा था, तो पूरा एक्सप्लेन, नहीं यहां पे नहीं, उसके यहां पे तिल था, उसके ये वाली ऐसे नहीं थी, नाक थोड़ी सी और अंदर की तरफ थी, इस टाइप से, इतनी डिटेल में। मेरे जैसे बंदे को कोई कहेगा मेरे को नहीं पता भाई, देखूंगा तो पहचान सकता हूं, वैसे नहीं दिमाग में आती कैसा था कैसा नहीं। ऐसे भी लोग हैं। इसका मतलब वो जो देखा उसने भी था, देखा उसने भी था, दोनों ने देखा, उसकी पिक्चर छपी, आंख ने उसकी तस्वीर ली, मैसेज दिमाग को भेज दिया। अब हमारा वो न्यूरॉन कितने एक्टिव है, विजुअल इंटेलिजेंस वाले, वो बताएंगे कि आप उसको एक्सेस कितना कर सकते हो, है ना भाई। हैंग तो नहीं हो रहा सिस्टम, मोबाइल में पड़ा है सामान, करके देखो क्लिक, बेचारा ऐसे ऐसे करता रहेगा, आ तो रहा है दिमाग में कुछ नाम पता नहीं क्या है। मोबाइल में भी ऐसे होता है ना, ऐसे दिमाग में भी होता है। सो लाइक दैट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास स्टोर है, और जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हमने एक्सेस करना है तो वो आपकी उस इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा। अब उस इंटेलिजेंस की कैपेसिटी सबकी ज्यादा है। मान लो हम ये मान के चलते हैं, जैसा कि कहा जाता है, देखो मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने इस पे रिसर्च नहीं की है, बट दुनिया ये कहती है कि हम 2-3% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी के पास 100 करोड़ न्यूरॉन है और वो 2% इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो 2 करोड़ न्यूरॉन इस्तेमाल कर रहा है, और किसी के पास 150 करोड़ है और वो भी 2% कर रहा है, तो उसके 3 करोड़ हो गए। इसका मतलब उसको याद थोड़ा ज्यादा रहेगा, चीजों को याद ज्यादा कर सकता है, एक्सेस ज्यादा कर सकता है। जिस प्रकार से आपका अगर मोबाइल की रैम छोटी है तो चीजों को एक्सेस करने में टाइम लगाता है, रैम बड़ी होगी, प्रोसेसर स्पीड से होगा, तो फटाफट एक ही साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। एक ही कंप्यूटर पे 6 काम कर सकता है। एक कंप्यूटर ऐसा है जो क्लिक करने के बाद वो घूमता ही रहता है। समझ आ रही है पॉइंट क्लियर? कि ये मल्टीपल टास्क, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज है और वो मतलब वो कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छा है और वो खराब है, नहीं, वो बहुत तेज है क्योंकि उसका प्रोसेसर ज्यादा है, उसकी रैम बड़ी है, और काम वो भी उतना ही कर सकता है, वो भी उतना ही, उसका प्रोसेसर स्लो है। तो 140 से 180 वाले के पास न्यूरॉन्स ज्यादा हैं, तो उसका परसेंटेज अगर उतना ही इस्तेमाल करता हो आम आदमी जितना ही, तो वो नंबर ज्यादा होएगा। अगर नंबर ज्यादा होगा तो वो मल्टीपल टास्क कर सकता है, मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो वो बच्चा, वो बंदा कैसा होगा, वो स्कूल में भी पढ़ाएगा, ट्यूशंस भी पढ़ा लेंगे। आप में से ही होंगे ऐसी टीचर्स, आप में से होंगे आप ऐसे लोग जो यहां भी पढ़ा रहे हैं, टीचर्स वो घर में ट्यूशंस भी पढ़ा रहे हैं, यहां तक के प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहे हैं, यहां तक के कोई पड़ोस का मोहल्ले का कोई काम है कॉलोनी का कि सीवरेज बनाना है, वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो मतलब और जगराता कराना है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्याह शादी है पड़ोस की वो भी काम कर रहा है, और उसमें सब में मजा आ रहा है उसको। ही इज लविंग दैट ऑल। ठीक है ना। अब जैसे सबकी उंगली इनकी तरफ गई, ठीक,
अब अगर ये बच्चा पता लग गया कि इसका 140 प्लस TSG है, अब अगर इसकी जिंदगी खराब करनी हो, इसको बैठ के करने वाला काम दे दो। बैठ ही नहीं सकता ना बंदा, मतलब मैं तो बता रहा हूं, जिंदगी खराब करनी हो तो इसको बैठा दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। हाँ जी। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? मतलब ऐसा बंदा क्या कहता है, घर में बैठा होएगा ना छोटा बच्चा, मम्मा क्या करूं, मम्मा मम्मा क्या करूं, बता दो ना क्या करूं, कुछ पढ़ ले। ये पढ़ना नहीं, कुछ और बताओ ना। पढ़ना नहीं, बिकॉज देखो पढ़ना तब चाहेगा व्हेन ही इज लविंग दैट, जब वो कुछ सीख रहा है उससे। बट अगर वो सीख नहीं रहा है और बस मेयरली याद करना पड़ रहा है, तो पढ़ने को छुड़वा के आप उससे जो मर्जी करवा लो, क्योंकि पढ़ने में बैठना पड़ता है, फिर वही प्रॉब्लम ना। देखो मैंने कहा इस बच्चे की जिंदगी खराब करनी है तो इसको बिठा दो, मतलब इसको पढ़ने को कह दो और इसको पढ़ा दो। भाई सचिन की मां ने उसको पढ़ा के आईएएस भी बना दिया होता ना, आईएएस को की कुर्सी पे बैठना होता है, होगी जिंदगी खराब। मतलब सच में जिंदगी खराब उस बच्चे को। अगर उस बच्चे को आनंद ही स्ट्रगल में आता है, उसको मजा ही पंगे लेने में आता है। वो अगर 2 दिन किसी से पंगे ना ले, बहसा ना करे, तो उसको जिंदगी ऐसा लगता है पता नहीं कुछ कमी सी है, समथिंग इज मिसिंग देयर, तो जान के पंगे लेगा। गली में, मोहल्ले में, स्कूल में पंगे नहीं हो तो सड़क पे चल के किसी का ठोक के लेगा, लेकिन लेगा, क्योंकि उसको वहां से ही अंदर से फीलिंग आती है कि हां अब मैं हूं, नाउ आई एग्जिस्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इस बच्चे को अगर आप ये कहो ना पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी कोई काम नहीं करना, तो वो कहेगा ला मैं पढ़ता भी नहीं, तो क्या करोगे? फिर वो पड़ोस में जाएगा, अपने दोस्तों से बात करेगा। बच्चे बड़े खराब हैं इस क्लास के। तो फिर वो दोस्तों के पास जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, टीचर का मुंह फिरते ही। मैं रुक जाता हूं आप जैस्मिन मैम, सर इज कॉलिंग यू। बता, इतनी सी बात थी। क्लियर? हाँ डन, थैंक यू। आप अगर देखिए, मैं बताता हूं आपको, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप बात किए बिना नहीं रुक सकते और आपको बहुत अर्जेंट, जैसे अभी अर्जेंट कॉल थी, तो बजाय इसके कि आप ऐसे चुपचाप पास करें, आप रोकिए और करने दीजिए। बिकॉज एक सेंटेंस आपने मिस कर दिया, एक सेंटेंस आपने, पहले आधी मैं मिस कर लेता हूं खुद, तो आपके हिस्से 1 ही 2 सेंटेंस आएंगे बस, फिर एज अ होल देखा जाए तो इसलिए थोड़ा सा ना मेरे को बता दीजिए कि ये इशू है। इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे हम बार बार डिस्कस करेंगे ना, तो और चीजें निकल के आएंगी। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं क्या मिस कर रहा हूं, बट जिस वक्त मैं आपसे दोबारा बात करूंगा मुझे एकदम ध्यान आ जाएगा कि मैं ये मिस कर गया था, अब बताता हूं। और वो जब तक रियल क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, हम लोग नकली क्वेश्चंस में उलझे पड़े रहेंगे। रियल क्वेश्चंस तब आएंगे जब आप चीजें आपको क्लियर होंगी, और जब वो आएंगे तो वो चीजें अंदर से निकल के आएंगी मेरे से, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है। ये इतने 1000 बच्चों का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं, मतलब मैं डॉक्यूमेंटेड रख सकता उसको। अगर उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो लग जाएंगे, और फिर वो उन्हीं का होगा जो पिछलों का होगा, जो आगे आएंगे वो भी तो अलग है उनसे। सो दिस कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। जो ओरिजिनली जो सही जो टेक्निकल नॉलेज है वो फिक्स है, वो सबका फिक्स है, और बाकी जो जो आता जाएगा उसका अलग अलग है। उस अलग को डिफरेंशिएट करना मैं सिखा रहा हूं,
कि जो सामने पड़ा हो उसको देखना है तो कैसे देखना है। जैसे अगर एक्सरे मशीन में डॉक्टर को सिखाया जाता है कि अगर इस तरह का पैच हो तो वहां पे अल्सर हो सकता है, इस तरह का हो तो वहां पे मतलब हड्डी में कोई दिक्कत है या कैल्शियम की कोई दिक्कत, वो पता लग जाता है ना डॉक्टर को, लाइट की तरफ देखता है, और वो चीजें रिपोर्ट में लिखी नहीं होती कहीं पे भी, लेकिन वो डॉक्टर देख सकता है उसको, क्योंकि वो उसको इंटरप्रेट करना सिखा रखा है। उस बच्चे की वो बीमारी पहले थोड़ी आई है, तो वो इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब वही पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। आपके सामने रिपोर्ट पड़ी होगी और मम्मी कह रही होगी ऐसे करता है, और आप कहोगे ना ना ऐसे कर ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हो नहीं कर सकता तो गारंटी वो नहीं कर सकता, फिर कॉपी करके लाया कहीं से। समझ रहे हैं आप? मतलब वो ओरिजिनल नेचर नहीं है उसकी। तो आपके पास उस बच्चे की ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल कैपेसिटी, ओरिजिनल सब कुछ वहां पे सामने पड़ा होगा, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि ये बच्चा ओरिजिनल नहीं है इस वक्त। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, और आमतौर पे मैं इसका जिक्र करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी भी बच्चे की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, और मैं आमतौर पे जिक्र करता हूं, हमने यहां नहीं जिक्र किया था या किया था मैंने, जिसका बहुत लो लॉजिकल इंटेलिजेंस था, बच्चा 10 सीजीपीए ले रहा था, एफिशिएंट पर्सनालिटी वाला। किया था मैंने? नहीं किया था, सॉरी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो थोड़ा सा। एक बच्चा है, मेरे किसी नोन का है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का बच्चा है, और वो मैं उसकी रिपोर्ट करता हूं। मैं उसे कहता हूं यार अभी तो बोलता है 12th में है, मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब वो 12th में है हमारा बच्चा, उसका आपको टेस्ट करना पड़ेगा और बताइए मुझे जल्दी से उसका मैं क्या करूं, मैं पीएमटी की तैयारी करा रहा हूं। तो मैंने कहा जब पीएमटी की तैयारी करा ही रहे हो तो पीएमटी करने दो उसको। देन ही सेज कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, आप अगर कह देंगे फिर मैं थोड़ा जी जान से लग जाऊंगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा डाउट रहेगा दिमाग में कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। मैं कह चलो देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने कहा देखो आपको ना इसकी काउंसलिंग के लिए चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ से बाहर काउंसलिंग नहीं करता। अभी मैं इसके प्रिंट ले लेता हूँ, और मैं उसके एक शहर से प्रिंट लेके दिल्ली आ गया, बीच में से होता हुआ 15 मिनट लगे थे मुझे। ठीक है जी, रात को मैं 11 बजे 11:30 बजे मैं उस बच्चे की रिपोर्ट तैयार करने लगा। रिपोर्ट तैयार करते टाइम मुझे वहां से क्या कंक्लूजन निकला कि उसका बहुत लो लॉजिकल इंटेलिजेंस था, लोएस्ट, और लोएस्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था। जिस बच्चे का लॉजिक और लैंग्वेज ये दोनों लोएस्ट हों, वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना। शॉर्ट वो पढ़ने के लिए नहीं बना। एकदम क्लियर कि उसको तो मतलब तीसरी क्लास में पढ़ने से पीछा छुड़ा दो तो अच्छा है, सर्टिफिकेट ही चाहिए तो कहीं से अरेंज कर दो सिंपली, उसके लिए पढ़ना समझो नरक है। अब मैं उस बच्चे को देख रहा हूं घर आने की, जब मैं वहां पे बैठा हूं दिल्ली में, तो मैं टेस्ट कर रहा हूं, वो बता रहा है, और मुझे उसके पापा की वो बात याद आ रही है कि मेरा बेटा पीएमटी की तैयारी कर रहा है। अब पीएमटी की तैयारी तो बहुत इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चा कर सकता है, जो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना वो तो नहीं कर सकता ना पीएमटी की तैयारी। सो मैंने उसी पर उसके पापा को रात को ही फोन किया कि भाई साहब इसका 10th का रिजल्ट क्या रहा था। ही सेड कि 10 सीजीपीए था, 10 सीजीपीए और लोएस्ट लॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, कहीं पर भी मैच नहीं करता। मैंने कहा ऐसा है, कब से 10 सीजीपीए ले रहा है? कहता ये तो जब से पढ़ता है तब से ही 10 सीजीपीए आया है, कभी क्लास में सेकंड आया ही नहीं। कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन? एंड इससे भी बड़ी बात बताऊं, ही इज एन एफिशिएंट पर्सनालिटी। वो बच्चा एफिशिएंट पर्सनालिटी है, 10 सीजीपीए है, लॉ लॉजिकल और लिंग्विस्टिक है, पढ़ने के लिए बना नहीं है, मान किसी की सकता नहीं, एफिशिएंट है ऑब्वियसली, मान नहीं सकता किसी की, बट फिर भी वो पढ़ने के लिए नहीं बना, और उसका इंट्रा पर्सन भी हाई है। इंट्रा पर्सन मतलब खुद को जानता है। अब वो बच्चा खुद को जानता है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बना, फिर भी वो 10 सीजीपीए ले रहा है। इसका मतलब ऐसा क्या चीज है जो उसको कंपेल कर रही है पढ़ने के लिए? मुझे वो जाननी थी। मैंने फोन किया, भाई साहब कल आ रहा हूं, सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल।
जब से वो पढ़ रहा है, तीसरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की जिंदगी मेरे दिमाग में घूम रही है उस बच्चे की, कि जो बच्चा किसी की मान नहीं सकता, सेल्फ कोग्निटिव बच्चा, एफिशिएंट पर्सनालिटी, और वो ये कह रहा है कि 10 CGPA है, तो उसकी जिंदगी कितनी नरक के लेवल पे होगी, मुझे वो जानना था। सिंपली मेरा पर्पस यही था कि वो कितना बैड फील करता होगा। एंड क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए। नेक्स्ट जो आगे बात होने वाली है, इसको बंद करो। चलते चलते तो गाड़ी रोक के इमोशनल हो जाता हूं मैं, वो बच्चा मैं याद करके हो जाता हूं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी जिंदगियां हैं ऐसी जो मेरी लाइफ में है, और जब लाइफ उसकी अलग तरह से चलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, कि थोड़ा और मोटिवेट होता है कि कोई बात नहीं, आधों को समझ आ रहा है, लेकिन आधों को तो आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा है तो आधों को आ रहा है। 80% को नहीं समझ आ रहा, पर 20 को तो आ रहा है, 20 की जिंदगी तो बदल रही है, एंड इट्स ऑल। और आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट ऑन दिस कि जब आप यहां से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके गए थे, मुझे पूरा भरोसा है आपका लोगों को देखने का नजरिया बदला होगा। क्या कहते हो, नहीं बदला? हाँ जी, बदला। अब आप चीजों को एक अलग एंगल से देखते हो, अब आपको लगता है कि अब मैं एक अच्छे इंसान की तरह देख रहा हूं इंसान को। तब आप सारा कसूर उसका निकाल रहे थे, अब आप कसूर नहीं निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नाउ यू आर नॉट जजिंग एनीवन। जो हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, ये तो नहीं करता, ये तो ये नहीं करता, ये तो ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है, वो लाइक दैट, उससे पीछा छूट गया हमारा। और जब आप एक स्टेप पार कर चुके हो, डेफिनेटली हम लोग हो सकता है इस लेवल पे भी आ जाएं कि आपकी जिंदगी में, आपके सर्कल में आने वाले हर इंसान के ऊपर आपका पॉजिटिव असर पड़ता रहे, और आप उसको एक अच्छा बेहतर इंसान खुद भी अपने अंदर में। क्योंकि मुझे लगता है मैं जिस तरह से शुरू किया था, पता नहीं मैंने इसको बिजनेस मान के शुरू किया था, पता नहीं मैंने इसको बहुत रेवोल्यूशन मान के शुरू किया था, पता नहीं मैं इसी जिद थी कि इसलिए शुरू किया था, या पता नहीं मैं ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा ना। मुझे सच में नहीं पता मैंने ये क्यों शुरू किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता सच बताऊं तो, बिकॉज मैं बस ढूंढ रहा था, मैं भाग रहा था चीजों से। मुझे ये नहीं करना, लोग कहते तू नौकरी किसी को मिलती नहीं है, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, तू भगोड़ा है, कुछ भी मान यार, पर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों करूं। एंड देन पहुंचते पहुंचते तो आई थिंक चीजों को छोड़ना आपको एक अच्छी बेहतर चीज की तरफ ले जाता है, पर जब वहां पे भी वो मजा ना आए तो उसको छोड़ना आपको और बेहतर चीज की तरफ ले जाता है। जब वहां पे भी अच्छा फील ना हो रहा हो तो उसको छोड़ करके और बेहतर की चीज की। मैं नहीं कहता आपको अगला स्टेप पे आपको एकदम परफेक्शन वाली चीज मिल जाएगी, इवन रिश्ते की बात कह रहा हूं। अगर रिश्ते में कोई ऐसा आदमी है जो आप जिसको सोच करके ही दिमाग खराब होता है, जितना जल्दी हो उस आदमी को निकाल दो जिंदगी से बाहर, जितना जल्दी हो। अकेलापन उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोई जरूरी नहीं है कंधा ढूंढना रोने के लिए, कोई जरूरी नहीं है किसी का होना जिंदगी के अंदर। वो अकेलापन आपको दूसरे किसी आदमी के पास ले जाएगा, किसी औरत के, किसी आदमी के, किसी पर्सन के पास। वो मान लो वो भी ऐसा, उसको भी छोड़ देंगे तो एक मोमेंट आएगा व्हेन यू विल फील 100% ओवर देयर। और नहीं भी आएगा तो जब आप अकेले हैं तो कम से कम उससे तो बेटर हैं जहां पे थे। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूं, मैं तो करियर की भी बात कर रहा हूं, मैं तो जगह की भी बात कर रहा हूं। एक जगह पे रहने में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। मकान बहुत बनाने में बड़े 20 साल लगा दिए तो क्या फर्क पड़ता है? 20 साल लगाने के चक्कर में अगले 40 साल खराब करने वाले हो अगर वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो। किसी रिश्ते में अगर 2 साल इन्वेस्ट किए हैं और आपकी जिंदगी अगर 60 साल बची है तो 2 साल के बचाने के चक्कर में वो 60 साल खराब करने वाले हो, अगले 40 साल खराब करने वाले हो। उस बच्चे को अगर एक नौकरी में अच्छा नहीं लग रहा है, एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, इस बार 2 बार फेल हो जाने दो उसको, इस बार 2 बार नहीं जाने दो उसको। क्या फर्क पड़ता है? आने वाली पूरी जिंदगी डिपेंड करती है उस डिसीजंस के ऊपर। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतने कॉलेजेस, इतनी सुविधाएं नहीं है तो गलती हमारी है, बच्चे भुगत रहे हैं। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी चेंज ला पाएंगे। पहले अवेलेबल तो करा दो उनको सब कुछ, तभी तो जजमेंट, तभी तो जज कर पाएंगे ना उन चीजों को, तभी तो बता पाएंगे ना। तो ये एक था, वो मैं हाई टीएसजी वाली बात बता रहा था, उस पे आ गया था पॉइंट, पता नहीं कहां से आया ये, एफिशिएंट पर्सनालिटी पे लाइक काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये आपको ये बता रहा था कि कैसे एक रिपोर्ट को देख करके आप उसकी पूरी जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं,
उसके पापा फ्लैशी थे, पीएमटी में दाखला इसलिए हो रहा था उसका, 100 CGPA इसलिए आ रहा था उसका, इसीलिए प्रेशर था, फ्लैशी बाप का करा हुआ भुगत रहा था, एफिशिएंट बच्चा। समझ रहे हैं? और आपके भी सामने भी आएंगे, आपके सामने जैसे एक बार सवाल किया था किसी ने कि माँ बाप ऐसा चाहते हैं और वो ऐसा करते हैं। माँ बाप की भी रिपोर्ट यहाँ पे पड़ी होगी और बच्चे की भी पड़ी होगी, मिनट 2 लगेंगे समझने में कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे पिन पॉइंट कर दिया, उसको बता दो। देखो, सारी जिंदगी सारी दुनिया को बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही हमारे बस की बात है, लेकिन जितना पता है उतना बताना हमारा काम है। उसके बाद उस पे क्या रिजल्ट आता है इससे फ्री हो जाओ। बदलना आपका काम नहीं है, बताना आपका काम है कि इतना हमें पता था, आपको बता दिया। जैसे इतना मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, वो आप ही नहीं करना है। वो मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसने आना है आओ, जिसने ना आना अपने बच्चे खिलाओ, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह से आपको भी उन माँ बाप को समझाना है बस, और समझा करके अपने रिजल्ट के साथ अटैच मत हो जाना। यानी अदरवाइज आप में से जो एफिशिएंट टीचर्स होंगे ना, वो चिपक जाएंगे कि अगर बता दिया है तो माँ बाप को समझना ही चाहिए ना, क्यों नहीं समझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो जो एफिशिएंट है वो समझ जाए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो अंदर से आ रहा है कि समझना ही चाहिए, वो ओरिजिनल है। लेकिन अब आपको समझ जाना चाहिए कि वो ओरिजिनल है, तो उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। पता लगने के बाद पीछा छुड़ाना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको यही नहीं पता हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, फिर मुश्किल है उससे पीछा छुड़ाना। अगर आपको यही नहीं पता हो कि मैं क्यों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एफिशिएंट लेडी ने पता नहीं कैसे, वो हस्बैंड उसको रोज मार रहा है, वो उससे नफरत करती है, वो उसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। हम, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ क्यों नहीं देती, कहते नहीं पति तो अपना ही है। क्या प्रॉब्लम है यार ये, क्योंकि अगली ने डिसाइड कर लिया कि रहना इसके साथ ही है। और दिक्कत ये कि टारगेट दूसरा ले बैठी। अब उस टारगेट को अगर पता लग जाए उसको कि मेरे दिमाग में ये अंदर से इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई तूने डिसाइड कर लिया था, और पुराने डिसीजन को लेके अब तक मत बैठे रहो, उसको मत ढो, समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। एंड देन वो उसको समझ आ जाता है कि ओ छुड़ाओ पीछे, हे भगवान। एंड देन द लाइफ इज इजियर। तो ये था, मैं बता रहा था आपको 140 to 180 TSG जो है, ये उन्हीं लोगों का, जिन लोगों का 140 to 180 है, ये उन लोगों का है जो मल्टीपल टास्क करने के लिए बने हैं। उन बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है या उनको क्या सजेशंस देने हैं, तो उनको बोलना है इसको सुबह उठने से लेकर और रात तक बैठने ही नहीं देना। जैसे मैं कह रहा था, पहले वाले माँ बाप को बताना है कि इसको बस पढ़ने के लिए ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए ले जाओ, फालतू चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। खेलना कैंसिल करा के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ले जाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैंसिल करा के स्पोर्ट्स डांस में ले जाओ, डांस कैंसिल करा के आर्ट क्लास। मान लो आप 6 क्लास ज्वाइन कराना चाहते हो, 140 बिलो वाले को एक छुड़वा के दूसरी कराओ, एक छुड़वा के दूसरी। 140 प्लस वाले को एक के साथ दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, लगे रहो उसको, तो इसको छोड़ना ही नहीं फिर। क्योंकि जिस दिन वो छुट्टी पे घर में होगा, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वही बच्चा। वो बच्चा सुबह उठने से लेकर के, जब वो, उसकी पहचान क्या है कि 3 या 4 साल की उम्र में वो 2 ही काम कर रहा है, या तो सो रहा है या दौड़ रहा है, ये पहचान है उसकी। होंगे आपके आसपास, वो चुप बैठे, वो बैठा है ऐसे तो पैर हिला रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या करूं बताओ, क्या करूं बताओ, क्या करूं, ऐसे पूछता रहेगा वो आपसे। एंड यू नीड टू टेल देम, कितना बताओगे आप उसको, तो उसको जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हो कर लो। अब तो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट करो, और जो उसके टॉप क्लास है उन क्लासेज में भेजते रहो, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। और जब वो बड़ा होगा 10वीं तक, वो अपने पैशन से ऑलरेडी मिल चुका होगा, वो आपको एकदम बोल रहा है ये नहीं करना अपन ने, ये करना है। एंड जब वो हो गया, टेंशन खत्म जी, आपका तो काम खत्म हो गया ना। आपका काम था उसको उसके ओरिजिनल चीज से मिलवाना, उसके बाद आपका कोई काम नहीं। यही तो हम करने चले हैं। अब 180 वाले को 170 तक भी काउंट कर सकते हो आप, कि भाई 170 वाले को भी, क्योंकि अगर 172 है किसी का, उसको 180 प्लस वाले में काउंट कर सकते हो।
अब 180 प्लस वाला कौन है? ये वो बच्चा है जिसको समझने की औकात मेरी रिपोर्ट में तो नहीं है, और ना ही ये अभी तक दुनिया के किसी सिस्टम में आई है। इसका इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, इतनी हाई एनर्जी है कि इसको जितना देते हो उतना कम है। जितना टफ काम होगा उतना मजा आएगा इसको, जितना मुश्किल काम होगा। पागल होने वाले काम जितने हैं, मतलब पागलों की तरह लगने वाले, वो दे दो इसको। मतलब इससे आपको 24 में से 36 घंटे काम कराना पड़ेगा। मतलब इसके इधर से भी कराते रहो, इधर से भी, दोनों हाथों से करा के रखो, दिमाग से अलग से करा के रखो। ये मतलब जैसे मल्टीपल टास्क, मतलब 140 से 180 वाला था, वो 4-5 काम एक साथ कर सकता था। ये 170 प्लस वाला 20 काम एक साथ करा लो इससे चाहे। मतलब ये और पता ही नहीं है क्या। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये क्लास में बैठा हुआ है और टीचर पढ़ाने लगती है, ये लेसन खोलो, वो सोचता क्या बोर करा रही है यार, लेसन खोलो, ये पेज नंबर दिस, हाँ ज्योति यू स्टैंड अप और इसको रीड करो। मान लो आप ऐसा करिए, या आप रीड कर रहे हो, आपने रीड किया, आपके 2 शब्द सुने, उसको उसका मतलब समझ में आ गया, नाउ द ब्रेन इज ब्लॉक, आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपकी बात उसको पल्ले पड़ेगी ही नहीं। आपने लेक्चर देना शुरू किया, पहली 5 मिनट में समझ लेगा आप क्या कहना चाह रहे हो, आखिर में आगे आपको सुनेगा ही नहीं। उसको पढ़ने को बोलो, वो कहेगा आता है, पढ़ ले, आता है, आसान सा है, याद कर ले, पेपर में कर लूंगा, 5 मिनट का काम है। और जब पेपर होता है कुछ नहीं आता, क्योंकि अपना जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि उसको समझ कितना आया, उस बात पर डिपेंड करता है कि लिखा कितना। उसको समझ सब कुछ आ चुका है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स की कमी है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको लगता है कि तू वैसे तो बड़ा बकवास करता है, आता जाता कुछ नहीं तेरे को। एक्चुअली उसका दिमाग बहुत हाई लेवल का है, बट वो आप उसको लो लेवल पे लाना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एफिशिएंट होगा या आइडलिस्ट होगा, ऐसे रेयर ही कोई चांस आएगा कि लिसनर या फ्लैशी का TSG 180 प्लस 170 प्लस आ जाए। तो अब एफिशिएंट और आइडलिस्ट है तो आप समझा के भी दिखा दो उसको, उसको पता है भाई बकवास, मैडम को क्या पता, आता जाता कुछ है नहीं। मतलब खुद नंबर 2 नहीं आ रहे हैं, मैडम को कह रहा उसको कुछ आता नहीं। ही इज द चाइल्ड, समझ रहे हैं? अब ये मतलब जब बाकी दुनिया जब ये कहती है ना कि हमसे नहीं हो रहा, जहां पे बाकी दुनिया कहती है यार ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कहता अच्छा चल मैं दिखाता हूं करके, वो तब शुरू होता है बंदा। वो बंदा शुरू ही तब होता है जब बाकी रुक जाते हैं, वो उससे पहले शुरू होगा ही नहीं। उससे पहले बैठा बैठा देखता रहेगा क्या क्या कर रहे हैं, पागल है सारे, सब पागल है, किसी को आते नहीं कुछ भी है, किसी को कुछ नहीं करना भाई, ये बकवास है ये सब, मतलब वो कुछ भी करता रहेगा। उसको कहेंगे तो करता करता कुछ है नहीं, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि मुझे ऐसा काम तो दिखाओ जो मेरे दिमाग के बराबर हो, जो मेरी कैपेसिटी के बराबर हो। एवं ये आसान आसान से काम देते रहते हो, याद कर ले, ये थोड़ी, ये कोई काम थोड़ी है, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है। ही विल ऑलवेज से। नजर आ रहा है कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है ना क्लास में, ऐसा बच्चा? पीटीएम की प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, ये वो वाले बच्चे हैं। अब सोचो अपने पास है ही नहीं ऐसा कोई सिस्टम जो उनको कैटेगराइज कर पाए, नोट कर लीजिए, जो कैटेगराइज कर पाए, जो सोच पाए, जो उनको उतनी सोच दे दे, उतना भारी काम दे दे। है इतना भारी काम अपने पास स्कूलों में? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना भारी काम है क्या जितने लेवल की मैं बात कर रहा हूं? तो बताओ क्या करोगे? कर दिया बर्बाद। हो गया ना?